हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एएफ कैट 2 ऑफ 22 नोटिफिकेशन की। जी हाँ, एएफ कैट में जो 2022 का नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ चुका है। और देखिए, आपके सामने एक बहुत सुनहरा मौका है। आप वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर से लेके, जी हाँ, वायुसेना अध्यक्ष CAS बन सकते हैं इस पोस्ट के थ्रू। तो देखिए, क्या है एएफ कैट के बारे में हम जानते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है A to Z हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। कितनी वैकेंसी है, क्या पोस्ट है, क्या एज है, कहाँ पे आपका क्या कहते हैं कि टेस्ट होगा, ये सब जानकारी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, एएफ कैट पहली बात तो है क्या? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो इंडियन एयरफोर्स साल में 2 बार यानी ट्वाइस इन ए ईयर कंडक्ट कराती है। किसके लिए? कि भैया हमें ऑफिसर्स चाहिए। ऑफिसर्स 2 तरह से चुने जाते हैं, या तो परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि परमानेंट कमीशन कौन होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन कौन होते हैं। तो देखिए, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो फ्लाइंग ब्रांच में भी होते हैं, और जो परमानेंट कमीशन है वो आपके परमानेंट कमीशन भी और शॉर्ट सर्विस कमीशन ये आपकी ग्राउंड ड्यूटीज़ में भी होते हैं, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। IAF also recruits candidates for the grant of PC/SSC यानी परमानेंट कमीशन और SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कैंडिडेट को रिक्रूट करती है IAF फॉर NCC स्पेशल एंट्री स्कीम। फ्लाइंग ब्रांच के लिए NCC स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत भी यहाँ पर कह सकते हैं रिक्रूटमेंट किया जाता है। एंड फॉर द मेट्रोलॉजिकल एंट्री यानी जो मौसम विभाग है, एक तरह से मेट्रोलॉजिकल के बारे में भी यहाँ पर कहते हैं रिक्रूट किया जाता है। और देखिए, पूरे हम सब जानते हैं कि इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा सम्मान्य और रिस्पेक्टिव जॉब है और लाखों लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, 19 तारीख को नोटिफिकेशन आया था और 1 जून से आपका एप्लीकेशन जो भरना है फॉर्म ऑनलाइन वो शुरू हो जाएगा। 1 जून से लेके 30 जून तक यानी पूरा 1 महीना आपके पास रहेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। बट कोशिश करिए कि आप इनिशियली उसको कंप्लीट कर लें ताकि बाद में रस में या किसी भी ऐसी चीज़ है उसकी वजह से आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाए। एडमिट कार्ड और हम रिटन एग्जाम की बात करें तो देखिए, अगस्त और सितंबर में आपका एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम का जो है आएगा। अभी इसकी डेट जो है नहीं आई है। जब 1 तारीख में आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तब आपको डेट्स भी मिल जाएगा। और देखिए, एक चीज़ बचती है यहाँ पर वैकेंसी। तो देखिए, वैकेंसी अभी 317 दिखाई हुई हैं। ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं क्योंकि जो लास्ट ईयर था उसके आधार पर इनको माना गया। तो इससे प्लस माइनस भी हो सकती है, ये आपको एग्जैक्ट नोटिफिकेशन से पता चलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है afcat.cdac.in। ऑनलाइन टेस्ट होगा और जो एप्लीकेशन भरा जाएगा ये भी ऑनलाइन भरा जाएगा। जो पेमेंट करना है आपको वो भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस के लिए जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन करना है। एप्लीकेशन फ़ी तो जैसे मैंने आपको बताया ये 250 रुपीज़ है जो नॉन रिफंडेबल है। बट अगर आप NCC स्पेशल एंट्री या मेट्रोलॉजिकल के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी है। अब देखिए, बात करते हैं टाइप ऑफ कमीशनिंग। तो देखिए, परमानेंट कमीशनिंग फॉर मैन candidates joining and permanent commission officers would continue to serve till the age of superannuation as per their branch and rank। तो देखिए, जो उनकी रैंक होगी, जो उनकी ब्रांच होगी, उसके आधार पर आप कंटिन्यूस जॉब कर सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट परमानेंट कमीशन में ये है कि यहाँ पर जो है पेंशन मिलती है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन जो मैन और वुमेन दोनों के लिए होता है। द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ फ्लाइंग ब्रांच की अगर बात करें, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आते हैं फ्लाइंग ब्रांच में, तो देखिए उनके लिए जो एंगेजमेंट पीरियड है 14 ईयर्स है और वो नॉन एक्सटेंडेबल है यानी 14 ईयर्स से ज़्यादा वो सर्विस नहीं कर सकते हैं। ये फिक्स पीरियड है और यहाँ पर उनको कोई भी पेंशन बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। सेकंड, द इनिशियल टेन्योर ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर इन ग्राउंड ड्यूटी। देखिए, अगर आप ग्राउंड ड्यूटीज़ में हैं, टेक्निकल या नॉन टेक दोनों में, तो आपके लिए जो है इनिशियली पीरियड 10 ईयर्स है SSC में और फर्दर 4 ईयर्स आपको ग्रांट किया जा सकता है यानी टोटल मिला के 14 ईयर्स तक आप भी कर सकते हैं। बट इनिशियली जो है 10 ईयर्स के लिए। उसके बाद जो आप एक्सटेंशन मांगते हैं वो डिपेंड करता है सर्विस रिक्वायरमेंट पे,
अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस एंड सूटेबिलिटी एंड मेरिट, यानी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिन सबको काउंट किया जाता है यहाँ पर कि आपको एक्सटेंशन दिया जाए या ना दिया जाए। ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन वुड बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू द सर्विस रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस, सूटेबिलिटी एंड मेरिट एज पर द प्रिवेलिंग पॉलिसीज ऑन द सब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए हमारी योग्यता या पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए पहली सीधी सी जवाब तो यही है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए एज पर सिटीजन एक्ट 1955। एज कितनी होनी चाहिए आपकी? देखिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 20 से लेके 24 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये जो डेट आपकी काउंट होगी, ये डेट काउंट होगी आपकी 1 जुलाई 2023 में, यानी आपकी डेट जो उम्र है 1 जुलाई 2023 में 20 साल होनी चाहिए या 24 साल होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में हो सकती है, एग्जैक्ट 20 साल भी हो सकती है, एग्जैक्ट 24 साल भी हो सकती है। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 है और 1 जुलाई 2003 के बीच की है तो देखिए आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पर मैच कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स में या इनके बीच में कहीं भी फॉल करती है तो आप इसके लिए अलाउड हैं। और देखिए इसमें 2 साल का एक यहाँ पर एक छूट भी है, आप 26 ईयर तक भी कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है उसके लिए? आपके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस अथॉरिटी जो है लाइसेंस होना चाहिए जो DGCA द्वारा दिया जाता है, तब आपको 2 साल की छूट यहाँ पर मिल जाती है। अगर हम बात करें टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए तो देखिए 20 से लेकर 26 साल, जैसे मैंने आपको बताया एज काउंट वहीं से होगी आपकी 1 जुलाई 2023 से, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में होनी चाहिए। और देखिए इन डेट्स में भी अगर आप पैदा हुए हैं, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, तो देखिए आप इसके लिए अलाउड हैं। अब देखिए दूसरा सवाल उठता है कि जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। देखिए अगर हम हाइट की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अगर हम बात करें टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटीज़ की, या टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, अगर मेल्स की बात करें तो देखिए 157.5, और वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो देखिए 152 यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखिए 3 ईयर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी एक ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ में 10+2 लेवल पर यहाँ पर आपके मिनिमम 50% मार्क्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में होने चाहिए। या अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने या तो BA किया हो, या BTech किया हो 60% डिग्री से, तो भी आप इसके लिए अलाउड हैं। तीसरा पॉइंट, क्वालिफाइड एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और सेक्शन A एंड B एग्जाम ऑफ एसोसिएट मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स AMIE फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, तो देखिए आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक लोगों के लिए तो देखिए जैसे एडमिन पोस्ट के लिए, लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए, तो आपके किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, कोई मैटर नहीं है, 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशल अकाउंट्स के लिए तो यहाँ पर आपको 60% मार्क्स चाहिए विद कॉमर्स, यानी आपके पास BCom होना चाहिए 60% मार्क्स से। आप BCom अगर नहीं है तो MCom है, दैट इज सेपरेट इशू, बट BCom और MCom यानी आपके लिए ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। तो देखिए इसमें जो पोस्ट आती हैं 60% मार्क्स जैसे मैंने आपको बताया, और 10+2 लेवल वो क्राइटेरिया तो फिक्स करता ही करता है, एंड ए डिग्री इन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और वो भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भैया शादी के बारे में क्या ख्याल है, मैरिटल स्टेटस क्या है। तो जब आप कोर्स कर रहे हैं, अगर आप 25 साल के हो, जैसे 20 से 26 वाली लिस्ट के लिए बात कर रहे हैं, जो 20 से 24 है उसमें तो आपकी होगी नहीं 25 साल, तो व्हेन द कोर्स कमेंस द कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स मस्ट बी अनमैरिड, यानी आप शादीशुदा नहीं हो सकते हैं यहाँ पर, 25 साल से कम है। अगर आप 25 साल के ज़्यादा हैं डेट इज सेपरेट इशू, 25 साल से कम है तो यहाँ पर आपको अनमैरिड होना अनिवार्य है। अगर आप विडो हैं,
डाइवोर्सीज हैं, विडोअर्स हैं, आर नॉट एलिजिबल इफ़ देयर एज इज़ बिलो 25 ईयर्स। यानी अगर आपकी 25 साल से कम एज है और आप विडो हैं या तलाकशुदा हैं, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप इफ़ ए कैंडिडेट इज़ अबव 25 ईयर्स एंड ऑल्सो मैरिड, ही सी इज़ एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप 25 साल से ज़्यादा के हैं तो देखिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो भी। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दे कैन नॉट लिव विद देयर फैमिली एंड इवन मैरिड अकोमोडेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर आप 25 साल से प्लस के हैं, आप शादीशुदा हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग पीरियड में ना तो फैमिली के साथ रहने की इजाज़त दी जाएगी और ना ही आपको कुछ भी मैरिड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखिए अगर हम बात करें तो पे बैंड 10 में आता है एज पर 7th पे कमीशन। आपकी सैलरी यहाँ पर 56,100 से लेके 1,77,500 तक यहाँ पर वेरी करती है। अगर आप देखिए फ्लाइंग ब्रांच में हैं तो उसके लिए फ्लाइंग अलाउंस दिया जाता है 11,250 रुपये पर मंथ फॉर फ्लाइंग ऑफिसर्स ओनली। टेक्निकल अलाउंस जो है 2,500 पर मंथ फॉर टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर्स। अलाउंसेस जैसा हमने बात किया, बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो डिफेंस फोर्सेज में दिए जाते हैं। उसमें भी देखिए वो आपकी ड्यूटीज़ क्या है, कैसे एरिया में डिपेंड करते हैं। फ्लाइंग अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी हिल एरिया अलाउंस, स्पेशल फोर्स सियाचिन, आइसलैंड, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो यहाँ पर दिए जाते हैं। प्रिविलेजेस की बात करें, अगर हम बात करें तो देखिए कुल मिला के 80 डेज़ ऐसा जो लीव है यहाँ पर दिया जाता है, 60 डेज़ एनुअल एंड 20 डेज़ कैजुअल लीव। हालांकि ये सब चीज़ क्या है, सर्विस एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है, ये माइनस हो सकता है। उसके बाद देखिए आपको डिपेंडेंट्स की फैसिलिटी है, अपने लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ है, कैंटीन फैसिलिटीज़ है, ऑफिसर मेस फैसिलिटीज़ है, और भी जो लोन्स वगैरह हैं वो नॉर्मल सब्सिडाइज रेट पर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। 1 करोड़ इंश्योरेंस कवर ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ एप्लीकेबल टू सर्विंग ऑफिसर्स। उसके बाद में भी जो फ्लाइंग ब्रांच के हैं देखिए उनको 12 लाख का एक कवर दिया जाता है ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिस। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो लेकिन जो फ्लाइंग और टेक्निकल है उनकी ट्रेनिंग टोटल 74 वीक्स की होती है, लेकिन नॉन टेक जो ब्रांच है उनकी ट्रेनिंग 54 वीक्स की होती है। अगर हम बात करें कि भैया रिटन एग्जाम, देखिए एग्जाम में 3 चीज़ें मेन होती हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम का अब क्या करना है इसमें, 1 मस्ट नीड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स अनाउंस्ड बाय द एयरफोर्स। तो देखिए इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है या कट ऑफ मार्क्स जो एयरफोर्स डिसाइड करता है वो आपके मिनिमम आने चाहिए। आपके यहाँ पर 2 टेस्ट होंगे, एक तो AFCAT के नाम से होगा, ये आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स 300 होंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर होगा। उसमें जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश में वर्बल एंड एबिलिटी होगा, मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने होंगे। और दूसरा टेस्ट होगा आपका EKT फॉर ग्राइंड ड्यूटी टेक्निकल ऑफिसर्स। इसमें 45 मिनट्स का पेपर होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन ये भी 3 नंबर का होगा, यानी टोटल मिला के 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो देखिए अगर हम AFCAT की बात करें तो देखिए GA यानी जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 30, मैथ से 15, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड से यहाँ पर 35 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। EKT इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, तो ये किसके लिए होगा, जो टेक्निकल के लिए, टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके लिए एक EKT एग्ज़ाम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपकी लैंग्वेज होगी यहाँ पर इंग्लिश होगी दोनों ही एग्ज़ाम में। MCQ क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्क आप लोगों के लिए। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था उसमें से 1/3 यानी 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या रही थी। तो जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसके बारे में भी हम एक ब्रीफ में व्यू ले लेते हैं। अगर हम बात करें 2021 के बारे में तो देखिए जो AFCAT कट ऑफ थी, AFCAT का एग्जाम मैंने बताया 300 मार्क्स का होता है, तो वो कट ऑफ रही थी 157। 2021 में 1 जो हुआ था उसकी 165, EKT में 30 और देखिए यहाँ पर 2021 में 18 रही थी। उससे पहले 155, 133, 140, 150, यानी अगर आपके क्वेश्चंस 160 की रेंज में यानी आपके मार्क्स आ जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपके चांसेस बन जाते हैं बहुत अच्छे। तो ये सब वो डाटा था जो पिछले साल का 18, 19, 20, 21 लास्ट 4 ईयर्स का डाटा जो कट ऑफ है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जब नोटिफिकेशन आपके सामने आएगी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और आपका अभी से ही प्रिपेयर करना लग जाना है,
क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है इतना आसान लेवल पर नहीं होता है। चलिए, कैसी लगी जानकारी, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।